हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज हमारे यहाँ पर हिंदी पेडागोजी की 11वीं क्लास है, यानी कि 11वीं क्लास है। 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और टोटल मैं जो है आपको 15 सेट प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है 4 सेट और रह जाएंगे जो 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप इन 15 सेट्स को, अगर आपने सीरियल वाइज सारे सेट्स को वॉच किया है तो हिंदी पेडागोजी की जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास देखी है और इंग्लिश पेडागोजी आपको अच्छे से आती है तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा है, दोनों की जो पेडागोजी है, कंटेंट है, बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, बस वो चीज़ हिंदी में लिखी होती है, वो चीज़ वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे सेम है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगती होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को जो है लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है, कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें जो है 100 व्यूज़ में से सिर्फ ओनली 6 लोगों ने लाइक किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ जो मेरे द्वारा आपके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन से उत्पादक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीटेड है, कल की वीडियो में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कल वाली वीडियो जिन्होंने देखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। तो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा स्किल यानी कि उत्पादक कौशल होता है। तो जब हम लिखते हैं तब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब हम बोलते हैं तब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका ग्रम्यात्मक कौशल अगर मैं यहाँ बोलती हूँ तो वो कौन सा हो जाएगा, श्रवण, यानी कि जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, जिसमें हम कुछ सुनते हैं। तो श्रवण हो गया, सुनना। ठीक है, और लास्ट आपका क्या बचा, पढ़ना। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तब भी हम कुछ नॉलेज ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इनको हम जो है ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 की एक अध्यापक कहानी शुरू करने से पहले अपने विद्यार्थियों को कहानी के बारे में कुछ विचार बिंदुओं को जुटाने के बारे में कहती है। सो यहाँ पर मैं एक बात क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, जो बैकग्राउंड की वॉइस आपको सुनाई दे रही है, प्लीज़ उसको अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि ये मेरे हाथ में है नहीं। ठीक है, अगर अदरवाइज़ जो चीज़ें मेरे हाथ में होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि जो अननेसेसरी साउंड है उसको हटा दूँ। ठीक है, बाकी ये जो साउंड है ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 7 की एक अध्यापक है, टीचर है, जो कहानी यानी स्टोरी को शुरू करने से पहले अपने जो स्टूडेंट हैं उनको कहानी के बारे में कुछ विचार बिंदुओं को जुटाने के बारे में कहती हैं। वह यहाँ क्या अनुभव करवाने का प्रयत्न कर रही हैं वो आपको बताना है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वो कुछ करवा रही हैं, इसका मतलब वो बच्चों को क्या करवाना चाह रही हैं, उनके प्रीवियस ज्ञान से, उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना चाह रही हैं। तो एक बार आंसर्स देखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पठन के माध्यम से शिक्षार्थियों में पठन को समुन्नत करना, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टूडेंट से कुछ पूछना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि आप उनका प्रीवियस नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान जानना चाह रहे हैं कि उनको उस चीज़ के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है। तो ये NEP 2020 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बता भी रखा है आपको, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके सिर्फ हिंदी पेडागोजी में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें गलत बताना है कि इसके बारे में कौन सा गलत होगा, नेगेटिव ढूंढना है। तो विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में घर की भाषा यानी मातृभाषा का अध्ययन, तो बिल्कुल सही, यानी कि जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं हमारे पढ़ने के उसमें मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए, वो सही है। ठीक है, ये तो सही है। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान, यानी कि माध्यमिक स्तर पर 6 to 8 क्लास में जो है आपका स्टार्ट होना चाहिए शास्त्रीय भाषाओं के ज्ञान, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा के ज्ञान, तो ये भी सही है। लास्ट देखते हैं, यही मुझे लगता है करेक्ट होने वाला है आपका, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में अंग्रेजी निर्देश के माध्यम के भाषा के रूप में। सो जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं उसमें मातृभाषा होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा, मैंने आपसे कहा था ना। सो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ गलत है, इसलिए यही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो आई होप कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको क्वेश्चन जो है समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, पठन से क्या तात्पर्य है, यानी कि पठन मतलब रीडिंग क्या है। ठीक है, वो आपको बताना है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है उसको, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इस सीरीज को अच्छे से वॉच करो। ठीक है, वर्डों की ध्वनि में हिज्जे करना, तो मैंने आपको देखिए बताया था, पठन का मतलब होता है कोई चीज़ आप पढ़ करके समझ रहे हैं। ठीक है, तब तो आपका वो मीनिंग, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ ली और जब आपसे पूछा है कि आपने इसमें क्या पढ़ा तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, इट मीन्स कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी चीज़ का अर्थ समझना जो है वहाँ पर जो है पठन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, भारत की शिक्षा में भाषा नीतियों का उद्देश्य मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद को समुन्नत करना है। विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद से क्या तात्पर्य है। तो बहुभाषावाद का मतलब यहाँ पर क्या है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं और बाद में एक से अधिक भाषा में पढ़ते हैं। तो सही बात है, देखिए स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं फिर वो एक के बाद एक जो है भाषाएं सीखते हैं। तो ये बहुभाषावाद क्या होता है, मतलब एक 2 या 2 से अधिक भाषाएं सीखना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ूँ तो सभी बच्चे विद्यालय की भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। तो विद्यालय की भाषा सीखते हैं तुरंत जाकर के, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी बच्चे जो है कार्यालय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसको अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखते हैं। लास्ट है आपका, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं और अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो ये तो गलत है कि मातृभाषा को ऑलरेडी जानते हैं, वो स्कूल में जाकर के मातृभाषा नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा के साथ संलग्नता से क्या तात्पर्य है। संलग्नता का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ जुड़ाव होना, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, तो भाषा के साथ कनेक्ट होने से क्या तात्पर्य है, यह शोध करना कि भाषा क्या है, मतलब ये रिसर्च करना कि भाषा क्या है, ये कनेक्ट होना होता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग करते हैं
और उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उन उद्देश्यों के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं, एक साथ उनका जुड़ाव है, इस वजह से वो जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो कंठस्थ करके भाषा सीखते हैं तो ये आपका गलत है। जब भी कंठस्थ करके, रट करके, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव होते हैं। अच्छा तो ये सीखते हैं कि भाषा में संलग्नता क्या है, तो ये इसका तो ये तो यही यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही लिख दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे मनुष्य कैसे सीखते हैं, यानी कि बच्चे मनुष्य कैसे सीखते हैं, उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। जनरली इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो बच्चे या मनुष्य होते हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, ठीक है। बिना प्रयासों के मातृभाषा सीखते हैं, मतलब मातृभाषा जो हम बिना प्रयासों के सीख जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बिना अधिक प्रयास के विदेशी भाषा सीखते हैं, ठीक है। तीसरा सभी बच्चे एक समान तरीके से भाषा सीखते हैं। और लास्ट है आपका दिन प्रतिदिन प्रयोग के लिए मातृभाषा सीखने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ कहना भूल गई, आप लोगों को जो है 15 में से अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आपके कितने जो है क्वेश्चन यहाँ पर राइट गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको करते करते बहुत टाइम हो गया, 11th क्लास थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो क्लियरिटी आ गई होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो मातृभाषा होती है हम उसको बिना कुछ प्रयास किए ही सीख जाते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था मातृभाषा को हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स, कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से, ठीक है। और विदेशी भाषा जो हम सीखते हैं उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है कि बिना प्रयास के हम विदेशी भाषा सीखते हैं, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। सभी बच्चे एक ही तरीके से भाषा सीखते हैं, ये तो गलत है। सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट दिन प्रतिदिन ये कह रहे हैं लास्ट वाला ऑप्शन कि मातृभाषा सीखने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हम जनरली जो है अपने एनवायरनमेंट से भाषा को सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम भाषा को कब सीखें, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि करेक्ट आपको बताना है। ये क्या कह रहा है, मातृभाषा दूसरी भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करती है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन देखिए, कभी स्टेटमेंट दे करके पूछ लिए जाएंगे, कभी क्वेश्चन दे करके। तो यहाँ पर मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि जो मातृभाषा होती है वो हमें दूसरी भाषाओं को सीखने में हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि अवरोध पैदा करती है, तो ये तो आपका ये तो गलत हो गया। अब एक गलत हो गया, हमें सही यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में चेक करिए, यहाँ पे लिखा है ए और बी दोनों सही है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी ए है तो ये ए को सही बता रहे हैं, जबकि ए तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो 3 करेक्ट हो गया या 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बी और सी को चेक करते हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में ना तो समर्थन देती है, ना ही अवरोध पैदा करती है। तो ये कह रहे हैं कि अवरोध तो पैदा नहीं करती, वो बात सही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि समर्थन नहीं देती है, जबकि हमें पता है कि वो समर्थन देती है। मैंने कहा था हेल्प करती है, ठीक है, दूसरी भाषा को सीखने में। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जो आपकी मातृभाषा जो हिंदी है वो इंग्लिश को सीखने में हेल्प करती है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। अगर बी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर 3 भी गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। सी और डी दोनों सही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर पर पहुंच गए और आपको सी और डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, इस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है अपने एग्जाम में कि आप अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ, ठीक है, और आपका टाइम भी सेव हो जाए। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पर, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, बिल्कुल सही बात है, एक रिसोर्स है, एक सोर्स है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में समर्थन देती है, दोनों ही हमारे यहाँ पर सही है, सी और डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उच्चारण के शिक्षण के अधिगम के लिए प्रभावशाली है, यानी कि उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है आपको बेटर करना है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर बेस्ट रहेगा आपको बताना है। उच्चारण संबंधी ड्रिल, ठीक है, ड्रिल वर्ड आ गया, कल भी ये वर्ड आया था, बहुत सारी वीडियोस में आया। ड्रिल वर्ड जब भी आपको देखा बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। दिव्या मुड़कन गीतों यानी टंग ट्विस्टर के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से, मौन पठन के माध्यम से। देखिए मौन पठन यानी कि जिसमें हम बोलते ही नहीं, ठीक है। जब बोलेंगे नहीं तो हम उच्चारण को सीखेंगे कहाँ से, बोलना मतलब उच्चारण करना किसी वर्ड का वो कैसे सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्वर विज्ञान के माध्यम से। स्वर विज्ञान क्या होती है, स्वर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्वर, इसके माध्यम से क्या होता है, साउंड की आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, साउंड की, और जो साउंड के सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं उनकी, ठीक है, जैसे कि का हो गया, मा हो गया, पा हो गया, इनके साउंड की जो भी वर्ड्स होते हैं उनके साउंड की, है ना, साउंड की और उनके सिंबल्स यानी कि उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी आपको नॉलेज दी जाती है। और अगर आपको ये नॉलेज अगर अच्छे से हो जाती है ना, तो आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कर पाते हैं, यानी उस चीज़ का, उस वर्ड का उच्चारण भी आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो आपका पोइम वगैरह होती हैं उनको टीच करने का क्या मेन एम होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंठस्थीकरण, जब ये वर्ड मिल जाए किसी चीज़ को कंठस्थ करना, अभी भी आया था, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। भाषा अधिगम, व्याकरण का अधिगम, सारांश और शब्द भंडारण, ये उद्देश्य होता है। या फिर कवि और कवि के समय के बारे में जानते हैं कि कवि और कवि से हमें क्या मतलब है, हम काव्य शिक्षण का उद्देश्य करते हैं, ये भी गलत हो गया। विचारों, सौंदर्यबोध, भाषा प्रयोग और काव्यात्मकता का आनंद, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचारों को, सौंदर्य बोध को, ठीक है, भाषा का प्रयोग और काव्यात्मकता का आनंद, यानी कि जो कविता में है उस चीज़ का आनंद लेना, ठीक है, और वहाँ से अपने विचारों को एनहेंस करना, भाषा का यूज़ सीखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा पठन के बाद का कार्य नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो पढ़ने के बाद नहीं किया जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। सो फर्स्ट यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। अध्यापक शिक्षार्थियों से कहता है कि वो उलट पुलट की गई कहानी को पढ़ी गई पाठक सामग्री के अनुसार उचित क्रम में लगाएं। तो देखिए अगर आपने जो है पढ़ा है तो पढ़ने के बाद ही तो आप ये सब करोगे, है ना, पढ़ने के बाद ही तो आप जो है जो भी उलट पुलट करके कहानी लिखी गई है उसको ऑर्डर में लगा पाओगे, तो ये तो आपका सही है। दूसरा क्या है, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट अध्यापक शिक्षार्थियों से कहती है
कि वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों से नए शब्द बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पढ़ने के बाद ऐसा बोल सकती हैं, ये भी कार्य होता है पढ़ने के बाद। तीसरा क्या है, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लेखक को पत्र लिखें। तो ये चीज़ भी पढ़ने के बाद होती है, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है आप उनको स्टूडेंट से बोल सकते हो कि ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है इसमें आपकी अपनी क्या राय है ना। सो तीनों आपके सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होने वाला है, ठीक है। 4 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। अध्यापक पाठ्य सामग्री के रचनाकार और नए शब्दों के बारे में बताते हैं। तो ये काम जो है पढ़ने के बाद जो पाठ है उसको पढ़ने के बाद नहीं होता है। ये चीज़ें आपको पाठ पढ़ने के साथ ही बताती जाती हैं कि कौन से रचनाकार कौन से इसमें रचनाकार हैं, कौन से नए शब्द हैं। ये सभी जो है पाठ पढ़ने के दौरान ही हो जाता है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा था। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम की केंद्रीयता से क्या तात्पर्य है। केंद्रीयता का क्या मतलब है आपको यहाँ बताना है, ठीक है। केंद्रीयता मतलब भाषा लर्निंग जो है सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल एक विषय पर, देखिए जब भी केवल वर्ड ओनली वर्ड दिख जाए वो गलत होता है, इसको काट दीजिए, आगे पढ़ना ही नहीं है। विषय वस्तु को समझने के लिए भाषा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। विषय वस्तु को समझने के लिए भाषा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर भाषा नहीं आएगी तो आप किसी चीज़ को कैसे समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भाषा अधिगम मुख्यतः विषय वस्तु की समझ ही है। नेक्स्ट क्या है, सभी विषयों का अधिगम मुख्यतः भाषा अधिगम ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब भाषा अधिगम की केंद्रीयता का मतलब है कि भाषा जो लर्निंग है ना वो आपका किसी चीज़ के सेंटर में है, बिल्कुल केंद्र में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी विषयों का, यानी कि जितने भी विषय हैं ना उनके केंद्र में, उनके सेंटर में आती है आपकी भाषा, ठीक है। तो सभी विषयों का अधिगम मुख्यतः भाषा अधिगम ही है, यानी कि भाषा को सीखना ही है। आप हिंदी पढ़ते हो तो आप भाषा सीख रहे हो, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो आप भाषा का यूज़ करते हो, विज्ञान पढ़ते हो तो भाषा का यूज़ करते हो, गणित जो मैथ्स पढ़ते हो तो भाषा का यूज़ करते हो, है ना। तो ये आपका सभी भाषा जो सभी विषय होते हैं, सभी सब्जेक्ट उनका केंद्र होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्या शामिल है। तो स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोज़ में ये लेखन राइटिंग के बारे में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। आज की जो वीडियो है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके मैं नहीं कह सकती, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे रिपीटेड ही लग रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ को वॉच करते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट होने वाला है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रारूप लेखन, पुनरावृत्ति, समीक्षा, संपादन और अंतिम प्रारूप का लेखन। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो यही आपका ऑर्डर होता है लेखन यानी कि राइटिंग की जो प्रोसेस होती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्था कक्षा 8 में अंग्रेजी भाषा पढ़ाती है, यानी कि आस्था कोई टीचर है, कोई शिक्षक है जो कक्षा 8 में जो है अंग्रेजी पढ़ाती हैं। वे अपने विद्यार्थियों से कहती है कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक से कोई पाठ्य सामग्री पाठ पढ़ें। तो वो इंग्लिश की टीचर हैं और स्टूडेंट से कहती हैं कि आप अपनी ज्योग्राफी की बुक से कोई एक टॉपिक यानी कि कोई चैप्टर पढ़ो, ठीक है। वह विषय वस्तु और भाषा दोनों को समझने के लिए शब्द भंडार और बोधगम्य कार्य देती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, वो जो कंटेंट है उसको समझने के लिए विषय वस्तु, ठीक है, और भाषा, उन दोनों को समझने के लिए शब्द भंडार और बोधगम्य यानी कि जिस चीज़ को अंडरस्टेबल किया जा सके ऐसा कार्य देती हैं। इस युक्ति प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा वो आपको बताना है। पहला है दूसरे क्षेत्रों से संसाधन, दूसरा है भूगोल अधिगम, तीसरा है शब्द भंडार का अधिगम और लास्ट है आपका भाषा समूची पाठ्यचर्या में। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रिपीटेड है, एज इट इज़ रिपीटेड नहीं है, बिल्कुल एक जैसा रिपीटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने जो है क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो समझा होगा तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टीचर जो है आपकी भाषा को किसी और सब्जेक्ट के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हैं तो वो आपका होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बोलते हैं हम इसको, और हिंदी में हम इसको कहते हैं भाषा समूची पाठ्यचर्या में, ठीक है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकलन में प्रतिपुष्टि किस लिए दी जाती है, यानी कि जो आपका असेसमेंट होता है उसमें फीडबैक किस लिए दिया जाता है वो आपको बताना है। आप असेसमेंट में फीडबैक क्यों देते हो आप खुद सोचो और आपको जो है इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं ये जानने के लिए कि क्या नहीं सीखा है बच्चों ने। दूसरा है शिक्षार्थियों को उनके मजबूत पक्ष के बारे में सूचित करने के लिए और यह बताने के लिए कि किन क्षेत्रों में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे बेस्ट आंसर मुझे तो यही लग रहा है ना। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम असेसमेंट क्यों करते हैं, ठीक है, बच्चों का आकलन क्यों करते हैं, हमें ये पता चल पाए कि उनका वीक पॉइंट क्या है और उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, यानी कि किस चीज़ में वो अच्छा कर रहे हैं, मजबूत पक्ष है, और किस चीज़ पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।